नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान का एक पार्ट अपना हो चुका है, या फिर यूं कहूं कि रीट साइकोलॉजी के लिए यूनिट नंबर 5 का एक पार्ट अपना हो चुका है। यूनिट नंबर 5 का आज अपन यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में अपन ने क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, किस किस ने परिभाषाएं दी, इसके क्षेत्र क्या हैं, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। आज अपन क्या बात करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य एवं प्रयोजन क्या है, क्यों किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसके सोपान क्या हैं, क्रियात्मक अनुसंधान और दूसरे जो अनुसंधान मौलिक अनुसंधान होते हैं या भौतिक जिसको बोल सकते हैं, उनमें अंतर क्या है। ठीक है, और फिर क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज कंप्लीट क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। और यकीन मानिए साथियों, पहला वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो जिसने देखे, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रश्न कभी गलत वो नहीं करेगा। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, लिंक मिलेगा वीडियो का। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य व प्रयोजन क्या है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि ये जो अपन क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ रहे हैं, वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान को अपन अपने दैनिक जीवन में भी काम में ले सकते हैं। यानी कि हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है, समस्याओं का पता लगाया जाता है, कहाँ से आई क्या आई और उसका सॉल्यूशन किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन बात यह है कि अपने को शिक्षा से संबंधित टीचर अपन बन रहे हैं, तो विद्यालय की क्या समस्या है, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, टीचर की क्या समस्या है और प्रशासन की क्या समस्या है, इनके ऊपर अपन क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं और उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। यही अपना उद्देश्य है मोटा। अब इसी उद्देश्य को घुमा फिरा कर यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना। जैसे संगठन और व्यवस्था में, जैसे कुछ व्यवस्थाएं, जैसे पीरियड सिस्टम नहीं होता किसी किसी स्कूल में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वो व्यवस्था लागू कर देना। ठीक है, तो विद्यालय जो है सुचारू रूप से चल सकता है, कोर्स जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन कर समाधान करके उसकी प्रगति में योगदान देना। तो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई। फिर विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधन निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना। साथियों, होता क्या है, जो बच्चे नए नए जॉब लगते हैं, जैसे अभी हम लोग लगे हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या अभी जो नए टीचर लगे हैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ, बल्कि ये एक फैक्ट है। किसी भी संस्था में, ये शिक्षा विभाग की बात नहीं है, किसी भी संस्था में जब नया नया इंसान जाता है, नया नया जो है टीचर लगता है या कोई भी जॉब लगता है नया नया, तो उसमें उत्साह ज़्यादा होता है और वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। और आपने देखे भी होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग कर्मचारी हैं किसी भी संस्था में, चाहे स्कूल में हो, चाहे आपका कोई बाबू हो, चाहे किसी अन्य विभाग में हो, उनकी कार्यशैली धीरे धीरे कम होती जाती है, कमज़ोर भी हो जाती है, कम भी होती है। बहुत ही कम लोग हैं जो लगातार चलते रहते हैं, ऐसे कम ही लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हो जाती है कम, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब उनको क्या मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो मोटिवेशन अपन दे सकते हैं कि मतलब अपन क्या कर सकते हैं, उनको उनके उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक कर सकते हैं, एक बार फिर से उनमें वो ऊर्जा भर सकते हैं और उनसे अच्छे रिजल्ट निकलवा सकते हैं। जैसे रीट की कोई तैयारी बच्चा कर रहा है, जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है अपन डाउन हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तब अपने को बूस्ट अप चाहिए होता है। मोटिवेशनल वीडियो अपन देख लेते हैं किसी का, तो अपने को मोटिवेशन आ जाता है और वो आग फिर से जल उठती है और अपन फिर से जॉब के लिए मेहनत करने लगते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट क्या है, विद्यालय के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना। तो एक ही बात हो गई है। फिर है संपूर्ण विद्यालय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना। अब विद्यालय में देखिए, सबसे पहले अपन जाते हैं स्कूल में, बच्चे अपने नमस्कार करते हैं, पैर वगैरह भी छूते हैं, घंटी लगाते हैं, सबसे पहले प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना किस हिसाब से हो, प्रार्थना में क्या क्या चीज़ें रखी जाएं कि प्रार्थना का जो प्रोग्राम है वो छोटा हो और शानदार हो। ठीक है, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँ, ऐसा प्रार्थना का प्रोग्राम सेट किया जाए। और
पढ़ाएं कैसे कक्षा में ताकि प्रभावशाली बने, यानी कम समय में ज़्यादा समझ में आ जाए, या पढ़ाएं, मैटर कम हो लेकिन समझ में बहुत अच्छी प्रकार से आ जाए, कोई भी चीज़ वो बता पाए आराम से। तो ये होता है प्रभावशाली बनाना विद्यालय प्रक्रिया को। ठीक है साथियों, चलिए आगे है परंपरागत तथा रूढ़िवादिता का खंडन करना। यानी कि कुछ टीचर क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल में जब आप जाओगे स्कूल में तब आपको मिलेंगे ऐसे शिक्षक भी, सब लोग नहीं होते लेकिन कुछ मिल ही जाते हैं। देखिए हर जगह होता है, कमी तो हर जगह ही होती है। तो वो ये बोलते हैं कि ये जो स्कूल, सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है, ये ऐसे ही चलते आया है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार के नए पीरियड सिस्टम करने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चे ऐसे ही पास होते हैं, ऐसे ही पास होते रहेंगे, आराम से, कोई टेंशन मतलब आप आराम से जॉब करो। ऐसे बोलने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फिर भी इस परंपरा का अपने को खंडन ही करना है हमेशा कि नहीं, ये गलत है और इसको बदलना चाहिए, तभी स्कूलों की सूरत और सीरत दोनों बदलेंगी, वरना नहीं बदल सकती साथियों। इसलिए इस रूढ़िवादिता और परंपरागत चीज़ों को अपने को इनका खंडन करना पड़ेगा। जो कि परंपराएं काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, उनका अपने को खंडन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है समझ पाए होंगे बात को आप। अगला है विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देना। अब देखिए, जैसे कोई टीचर है, मान लीजिए वो पढ़ा बहुत अच्छा रहा है लेकिन बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो शिक्षक आपको आके बताता है कि यार आज ऐसा हुआ कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस टॉपिक पे लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए। तो फिर आप लोग जो उसकी मदद कर सकते हैं, उनको बोलें आपकी सर आप किस हिसाब से पढ़ाते हैं बताएं एक बार। वो बताएंगे कि यार मैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि यार आप ऐसे नहीं, इस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ाइए तो अच्छे से समझ आएगा। यानी कि वहाँ पे एक प्रकार से डिस्कशन हो गया। पहले क्या डिस्कशन हुआ कि समझ नहीं आ रहा है, यानी समस्या आ गई, क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने वो विधि बता दी अपनी कि मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, आपने उस विधि में कमी बता दी, कमी को पकड़ लिया, उस टीचर ने फिर सॉल्यूशन कर दिया, तो बच्चों को समझ में आ गया, समस्या का समाधान हो गया। यही तो क्रियात्मक अनुसंधान है प्यारे साथियों। उम्मीद है आराम से आप समझ पा रहे होंगे, उद्देश्य और प्रयोजन यही है क्रियात्मक अनुसंधान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है, क्या स्टेप है। तो अभी तक तो शायद आप समझ भी गए होंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या है। पहला सोपान समस्या का चयन करना। सीधी सी बात है, समस्या को उठा करके लाएंगे कि भाई ये समस्या है, ये लीजिए अपने सामने, ये समस्या आ गई है। फिर कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना यानी कि समस्या को कैसे दूर किया जाए, ठीक है, कैसे इसके ऊपर कार्य किया जाए, इसके बारे में आपस में वार्तालाप करना। टीचर से कर सकते हैं, बच्चों से भी कर सकते हैं, किसी अन्य से भी कर सकते हैं। अगला है योजना का चयन व उपकल्पनाओं का निर्माण। उपकल्पनाओं का निर्माण का मतलब क्या है, समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। यानी कि योजना का चयन करना, योजना का चयन जो वो समस्याओं के कारणों पर आधारित होगी। उपकल्पना क्या होती है, यानी कि पहले समस्याओं के जो कारण है वो जानेंगे कि समस्या के ये कारण है, ठीक है, फिर उसके ऊपर कल्पना करना कि इस प्रकार से अपन इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से उपकल्पना का निर्माण हो गया। फिर है तथ्य संग्रह करके विधियों का निर्माण करना। अपन ने योजना का चयन कर लिया और कार्य कैसे करेंगे उसके ऊपर विचार विमर्श कर लिया, योजना का चयन भी कर लिया समस्या के कारणों को जान करके। फिर अपन क्या करेंगे, उस योजना को चलाएंगे। उसके लिए अपन जाहिर सी बात अपने को तथ्य चाहिए कि ये समस्या कहाँ से आई, तो अपन तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करते हैं, तथ्यों का संग्रहण करते हैं, तथ्यों के संग्रहण करने की विधियों का निर्माण करते हैं कि भाई यहाँ से तथ्य उठा सकते हैं अपन, यहाँ से उठा सकते हैं, उस बच्चे से पूछ सकते हैं कि उसमें ऐसी कमी क्यों आ रही है। तो ठीक है, किसी बच्चे से संबंधित समस्या उसके दोस्तों से पूछ करके तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से तथ्य आराम से एकत्रित किए जा सकते हैं। फिर ये तो हो गई विधि, और फिर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, संकलन किया जाता है, उनको लिख लिया जाता है। फिर तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, फिर जो कमेटी एक प्रकार से अपनी बना रखी है अपन ने छोटी सी 2-4 व्यक्तियों की, वो तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालेगी कि तथ्यों पर डिस्कस करेगी और निष्कर्ष निकालेगी। फिर उपकल्पनाओं का सांख्यिकी सत्यापन किया जाएगा, यानी कि जो निष्कर्ष निकाला है उसमें से क्या क्या बातें समझ निकल के आई उनको नोट किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, नंबर डालकर। फिर है दूसरों को परिणामों की सूचना दी जाएगी लास्ट में। तो ये 8वां पॉइंट है कि दूसरों को परिणामों की सूचना यानी निष्कर्ष निकाला जाएगा उसके बाद में। तो ये एक क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए तो बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उपकल्पना का निर्माण क्या होता है, समस्याओं के कारणों पर आधारित
होता है ये, ठीक है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। चलिए क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान इसका विकास सामाजिक विज्ञान के विषयों विज्ञान के साथ हुआ, और जबकि मौलिक अनुसंधान जो वो भौतिक विज्ञानों के साथ हो इसका विकास जो वो हुआ, ठीक है साथियों। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अनुसंधान एक प्रकार से अपन आविष्कार वगैरह मानते हैं, इन्वेंशन, नई नई चीज़ें मानते हैं, तो ये जो अनुसंधान है ये अपन भौतिकी में ही देखते हैं ज़्यादातर, तो भौतिक विज्ञानों के साथ इसका जो विकास हुआ था मौलिक अनुसंधान का। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि सामाजिक जीवन में जो अपन क्रियाएं करते हैं उन्हीं से संबंधित ये होता है, तो ये सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका विकास हुआ। दूसरा, जो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है वो क्या, कि विद्यालय की कार्य प्रगति में सुधार करना। जाहिर सी बात है, अपन ने यही तो पढ़ा है अभी। यहाँ पे नए या नवीन नियमों या सिद्धांतों की खोज नहीं की जाती, कोई नया नियम नहीं। ये नहीं है कि न्यूटन का नियम बना दिया, दूसरा नियम बना दिया, पहला बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं बनाया जाता क्रियात्मक अनुसंधान में। यहाँ तो क्या होता है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार किया जाता है बस। फिर मौलिक अनुसंधान में नए नियमों का क्या, नए नए नियमों की खोज होती रहती है। केपलर का नियम हो गया, आपका साइंस पे नियम देखते हो आप, जड़त्व का नियम, ऐसे नियम मौलिक अनुसंधान में आते हैं, ठीक है। इसके बाद समस्या का क्षेत्र जो क्रियात्मक अनुसंधान में संकुचित होता है। जाहिर सी बात है, स्कूल तक की लिमिट होती है, क्रियात्मक अनुसंधान की ज़्यादा दूर तक नहीं होती, तो समस्या का जो क्षेत्र है वो संकुचित ही होगा। जबकि मौलिक अनुसंधान जो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के चला जाता है, तो समस्या का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है इसमें। फिर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए, अपने को किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, मैंने कल भी बताया था आपको। जबकि मौलिक अनुसंधान तो साइंटिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, इन एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद वास्तविक समस्याओं का व्यवसायिक हल खोजा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और मौलिक अनुसंधान में सत्यों तथा तथ्यों की स्थापना की जाती है। सत्यों यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जो चीज़ सत्य है और तथ्य के साथ उस सत्य को जो दिखाया जाता है मौलिक अनुसंधान में। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, वास्तविक जीवन में जो अपने समस्या आती है उसका व्यवसायिक हल खोजा जाता है इसमें, ठीक है। अगला है, सामान्यीकरण पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है साथियों, कोई नियम बनाना या रूल बनाना, तो रूल बनाने पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता और इसमें विशेष महत्व दिया जाता है। ये नए सिद्धांत वाली बात आ गई। फिर अनुसंधानकर्ता विद्यालय का शिक्षक, प्रबंधक आदि कोई भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे विशेषज्ञ होना ही आवश्यक है। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल्यांकन है वो शिक्षक स्वयं करता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में कोई बाह्य विशेषज्ञ करता है। जो विशेषज्ञ अनुसंधान करता है वो इसके जांच वगैरह या मूल्यांकन नहीं करता, कोई बाह्य विशेषज्ञ ही करता है, ठीक है साथियों। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। इसका क्षेत्र काफ़ी संकुचित है और एक प्रकार से विद्यालय स्तर तक ही सीमित है क्रियात्मक अनुसंधान। जबकि मौलिक अनुसंधान आप सब लोग जानते हो कि पूरे विश्व स्तर पे होता है, और जो पूरे विश्व के लिए सत्य हो उसको तथ्यों के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है साथियों। रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की। और पहला आपके सामने प्रश्न ये रहा कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। नवीन ज्ञान की खोज करना, बी शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या इनमें से सभी। देखिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। आरटेट 2012 का ये प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, ठीक है। नवीन खोज नहीं की जाती इसमें, जाहिर सी बात है, तो इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से। यहाँ पे किसी प्रकार की नवीन खोज भी नहीं होती। शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास भी नहीं होता, और इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना ही जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, ठीक है साथियों, जो कि अभी अभी अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापक एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या डी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इस प्रश्न का आंसर बताइए। आरटेट 2012 में ये प्रश्न आपके पूछा गया और इस प्रश्न का आंसर आपका क्या रहेगा, सी ही रहेगा,
ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना था। तो जाहिर सी बात है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते अपन। व्यापक स्तर नहीं होता, इसका संकुचित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, वो अपने को बताना था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी अध्यापक और शिक्षा यानी विद्यालय के लिए तो काम में लेते ही हैं, और विशिष्ट समाधान के लिए करते हैं। भाई समस्या जो है ना वास्तविक होती है, यानी कि विशिष्ट समस्या, यानी कि एक विशिष्ट समस्या और सामान्य समस्या में बड़ी कौन सी है? भाई सामान्य जो समस्या वो बड़ी होगी। भाई जो समस्या सबके लिए समस्या बनी हुई है वो तो सामान्य सी समस्या है। भाई सबके लिए है वो समस्या, तो क्या समस्या रही फिर? विशिष्ट समस्या यानी किसी एक पर्टिकुलर विद्यालय के लिए, एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए एक समस्या जो होती है वो विशिष्ट समस्या होती है कि ये समस्या इसी बच्चे को है, और उसी का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, और 3 जो है वो भी नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय तौर पर जो है रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, अपन भी कर सकते हैं इसका उपयोग, लेकिन व्यापक स्तर पे नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह ए अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, बी शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्याय आदर्श पर आधारित होता है। तो साथियों इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यहाँ पे अपना प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो हो मौलिक अनुसंधान से भिन्न कैसे है, ये अपने को बताना है। तो जाहिर सी बात है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो अध्यापकों और शैक्षिक प्रबंधकों या प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा इसका ए वाला सही। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रियात्मक अनुसंधान में ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, बी क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी उपयुक्त विवेक पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या डी क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो निर्माण तो किया जाता है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, और विवेक पर आधारित भी नहीं होता। अपन ने 2 जगह उपकल्पनाओं का नाम पढ़ा, एक तो सांख्यिकी में पढ़ा और एक अपन ने पढ़ा समस्या के कारणों पर आधारित इनका निर्माण होता है। तो जो सही बात है वो कौन सी है साथियों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? पहला उपकल्पनाओं का निर्माण, दूसरा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सी सामान्यीकरण या शोध के आकल्प का अपरिवर्तित होना। देखिए साथियों, यहाँ पर भी जो आपका जो प्रश्न होगा, सीधी सी बात है, ऊपर वाले प्रश्न को देखकर इस प्रश्न का अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? यहाँ पे प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ये दोनों पद जो हैं वो आपके इसमें रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। हालांकि एक मिनट इसको देखते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, एक बार फिर से जो है इसके पदों को अपन देख लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। देखिए, इसके निष्कर्ष हो गया, आपका तथ्यों का संकलन हो गया, निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन जो वो नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पे साथियों इसका ऑप्शन जो वो एक मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, गलत है मेरे हिसाब से। किताब में 2 दिया हुआ है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। तो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा बनाता है? तो वो उपकल्पनाओं का निर्माण ही है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। माना गया बी है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन सी जो है आपकी समस्या जो है वो उपयुक्त नहीं, यानी कि ऐसी कौन सी समस्या इन 4 ऑप्शंस में से जिसके लिए अपन क्रियात्मक अनुसंधान नहीं कर सकते? पहला, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हिंदी के लेखन में सुधार, दूसरा 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित एवं
मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, और सी परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, या डी ऑप्शन भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रभाव। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका रहेगा साथियों वो रहेगा सी वाला, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ये जो है ये आपका क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आरटेट 2012 में पूछा गया था और लेवल 2 का ये प्रश्न है साथियों। तो 5वीं और 7वीं कक्षा बालकों से संबंधित तो होता ही है, और जाहिर सी बात है विषयों से संबंधित भी होगा, तो भूगोल भी पढ़ाया जाता है तो विषय ही है। बाकी अपना परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव जो है वो जो है इसमें इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा आपका सही रहेगा, सीधा सीधा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन सी को अपन टिक करेंगे। तो ये थे साथियों क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर 6 प्रश्न। 6 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5 प्रश्न जिसके सही हुए हैं बहुत बढ़िया मानता हूँ, 6 हुए हैं तो बहुत ही शानदार बात है। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया है। इसी प्रकार और भी टॉपिक्स क्लियर करवाता रहूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो के नोटिफिकेशन आप पाएँ। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।